भीमपुर गांव में पिछले 10 सालों से लोग अंधेरा होने के बाद अपने अपने घर से बाहर नहीं निकलते। अंधेरा होने के बाद भीमपुर गांव में चोटी वाली चुड़ैल घूमती है। आज मैं कैसे भी बच जाऊं चोटी वाली चुड़ैल से। हे भगवान बचा ले, प्लीज बचा ले भगवान बचा ले। तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है और राजू का डर और बढ़ जाता है। उसे पसीना छूटने लगता है। वो बार बार पीछे घूम घूम के देखने लगता है। नहीं नहीं नहीं, पीछे कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर राजू जैसे ही आगे देखता है, चोटी वाली चुड़ैल उसके सामने खड़ी होती है। नहीं! बचाओ, कोई बचा लो मुझे, चोटी वाली चुड़ैल आ गई। राजू दौड़ रहा है और पीछे से चोटी आती है, राजू के पैरों में लिपट जाती है और फिर चुड़ैल अपनी चोटी से राजू को खींचकर कुएं तक ले जाती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। चुड़ैल राजू की गुहार नहीं सुनती और उसे कुएं में फेंक देती है। राजू को तैरना नहीं आता। वो पानी में हाथ पांव मारते मारते मर जाता है। कोई भी गांव वाला राजू की मदद नहीं कर पाता। अगली सुबह राजू की लाश कुएं से बाहर निकल आती है। गांव वालों को राजू की मौत का अफसोस था, पर उनके मन में चोटी वाली चुड़ैल का डर भी था। कुछ दिनों बाद गांव में एक नव विवाहित पति पत्नी आते हैं। दोनों की जोड़ी काफी अच्छी थी। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। मोहन, सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? गांव में हम नए हैं, इसलिए शायद लोग हमें देख रहे हैं। वैसे भी गांव वालों को आदत होती है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पहले चल के फ्रेश होते हैं, फिर गांव वालों से मिलते हैं, उसके बाद तुम्हें अजीब नहीं लगेगा। मोहन उस औरत के घर जाता है जहां उसने किराए पर मकान की बात की थी। क्या आपका इस गांव में ट्रांसफर हुआ है? हाँ जी। माँ जी लगातार अनीता की चोटी को घूरे जा रही थी। ये देख अनीता और भी चिंतित हो गई। माँ जी, आप मेरी चोटी को इस तरह से क्यों घूर रही हैं? आप ही नहीं, सारे गांव वाले हम दोनों को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। इस गांव में चोटी वाली चुड़ैल का साया घूमता है, इसलिए इस गांव में किसी की चोटी नहीं है। अगर आप दोनों को अपनी जान प्यारी है तो चोटी काट लो या इस गांव को छोड़कर चले जाओ, वरना वो चोटी वाली चुड़ैल आप दोनों को मारकर भूत बना देगी। एक मिनट, ये क्या बकवास है? भूत प्रेत? मैं इन सब बातों पर नहीं विश्वास करती। मैं चोटी नहीं काटूंगी। इस चोटी को बढ़ाने में कितने साल लग गए, बस मुझे ही पता है। मैं चोटी नहीं काटूंगी। माँ जी, आप हमें अपना कमरा दिखा दीजिए। माँ जी ने कुछ नहीं बोला, बस उंगली से बगल वाले घर की तरफ इशारा कर दिया। अनीता और मोहन उस घर के भीतर चले गए। उन दोनों को भी बूढ़ी औरत की बातों पर यकीन नहीं था। मोहन, तुम्हें क्या यही गांव मिला था? यहाँ लोग चोटी वाली चुड़ैल से डरते हैं। सच में ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा? क्या तुम भी इन बेवकूफ गांव वालों की बात में आ गई? मोहन,
फिर भी क्या सच में चोटी वाली चुड़ैल हो सकती है इस गांव में? मैं तो ये सब कुछ पहली बार सुन रहा हूँ। और वैसे भी अगर ये सब सच में होता है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम बस कुछ दिनों के मेहमान हैं इस गांव में। दोनों एक दूसरे से बात करते करते सो गए। अनीता, अनीता, अनीता। आधी रात को अनीता घबराते हुए उठ गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा हो। अनीता मोहन की तरफ देखती है, फिर दूसरी तरफ देखती है। उसके बगल में चोटी वाली चुड़ैल बैठी होती है। मोहन, मोहन जल्दी उठो। मोहन, मोहन जल्दी उठो। वहाँ देखो, वहाँ कौन है देखो। उठो मोहन। कौन है? तेरी मौत। अनीता और मोहन दरवाजे से बाहर भागते हैं, पर चुड़ैल मोहन को चोटी से पकड़ लेती है और उसे वापस बेड पर खींच लेती है। बचाओ! चोटी वाली चुड़ैल मोहन को अपनी चोटी से गला घोंटकर मार देती है। अनीता भागते भागते थक जाती है। वहीं पास बरगद के पेड़ की लताओं के सहारे वो लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। धीरे धीरे वो लट चुड़ैल की चोटी में बदल जाती है। अनीता डर जाती है और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखती है तो चुड़ैल अपनी चोटी से अनीता को ऊपर की ओर खींच लेती है। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो। मुझे जाने दो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। इस गांव में बस मेरी चोटी होगी। तू अगर चाहती है मैं तुझे छोड़ दूं, तो ठीक है, जा। चुड़ैल अनीता को पेड़ के ऊपर से नीचे छोड़ देती है। अगली सुबह खून में लथपथ अनीता की लाश सारे गांव वाले देखते हैं। ये देखकर गांव वालों ने तांत्रिक बुलाने का फैसला किया। शाम तक तांत्रिक गांव में आ जाते हैं और उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपना हवन चालू कर देते हैं। उस पेड़ के पास चुड़ैल के बाल भी मिलते हैं उस तांत्रिक को। हे चुड़ैल, मेरे सामने आ। मैं जानता हूँ तू यहीं कहीं है। जल्दी सामने आ चुड़ैल। तांत्रिक, तुझे क्या चाहिए? तुझे भी यहाँ मार के लटका दूंगी। मैं जो पूछता हूँ उसका सही जवाब देती जा, वरना अच्छा नहीं होगा। तू मेरी शक्तियों से अनजान है चुड़ैल। तू सोच भी नहीं सकती मैं तेरा वो हाल कर सकता हूँ। तू इन लोगों को क्यों मार रही है? मैं भी इसी गांव में रहती थी। मेरा नाम गंगा था। वो ठाकुर 12 साल पहले। अरे गंगा, तू मुझसे शादी कर ले। मुझे तेरे बाल बहुत पसंद है। शादी मैं तुझसे नहीं करूंगी। तेरे जैसा नीच इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा तो मेरा नीचपना भी देख ले अब। उस ठाकुर ने मेरी चोटी पकड़ी और मुझे गांव से बाहर घसीटता हुआ ले गया। मेरा पूरा शरीर छिल गया। मैं रोती चिल्लाती रह गई। कोई नहीं आया मुझे बचाने। वो मुझे घसीटता रहा।
जब तक मैं मर नहीं गई। इसलिए मैं इन सारे गांव वालों से बदला ले रही हूँ। तो इसका मतलब तू गांव वालों को मारती रहेगी? हाँ, हो सके तो तुझे भी मार दूंगी। तांत्रिक ने मंत्र जपना शुरू कर दिया। चुड़ैल तड़पती रही और अंत में चुड़ैल तांत्रिक की बोतल में बंद हो गई। तांत्रिक ने बोतल उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। उस बोतल के अंदर से चुड़ैल चीखती रही, पर वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। चोटी वाली चुड़ैल बोतल में कैद हो गई थी। एक रात डॉक्टर फ्रेडी अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लैब में उनके अलावा और कोई भी नहीं था। वो बहुत ही ध्यान लगाकर उस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहे थे। उनका चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था और सर गंजा था। वो बड़ी ही सावधानी से एक गुलाबी रंग के मिश्रण और एक हरे रंग के मिश्रण को अपने दोनों हाथों से हिला रहे थे। अब इन दो मिश्रणों के मिक्स होते ही मेरा प्रयोग सफल हो जाएगा और मेरा जला हुआ चेहरा फिर से पहले की तरह दिखने लगेगा। मिश्रण अच्छी तरह से हिलाने के बाद उन्होंने दोनों मिश्रणों को नीचे टेबल पर रख दिया और अपने मुंह से कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाते ही उनका जला हुआ भयानक चेहरा सामने आया। डॉक्टर फ्रेडी ने दोनों रंगों के मिश्रणों को उठाया और बहुत सावधानी और धीरे से हरे मिश्रण को गुलाबी मिश्रण में डालने लगे। डॉक्टर फ्रेडी जब मिश्रण डाल रहे थे तब अचानक लैब की खिड़की खुली और डॉक्टर फ्रेडी डर गए। डरने के कारण उनका ध्यान भटका और वो हरे रंग का मिश्रण उनके दोनों हाथों पर गिर गया। वो उबलता हुआ मिश्रण हाथों पर गिरने के कारण उनकी उंगलियां जलने लगी और उंगलियों से धुआं निकलने लगा। डॉक्टर फ्रेडी और भी ज्यादा डर गए। उनको कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर पानी के नीचे अपनी उंगलियां धो ली, पर कुछ असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद उनकी उंगलियों की सारी चमड़ी जल गई और अंदर की हड्डियां दिखने लगी। उनका पूरा हाथ चेहरे की तरह बदसूरत दिखने लगा। अरे ये क्या हो गया? अब मैं इसे ठीक कैसे करूंगा? इस हरे मिश्रण ने तो मेरी पूरी चमड़ी ही जला दी। डॉक्टर फ्रेडी बहुत ही उदास हो गए क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। पर अचानक उनकी नजर गुलाबी मिश्रण पर पड़ी और उनके दिमाग में एक तरकीब आई। अगर ये गुलाबी मिश्रण मेरे काम आ जाए तो शायद मेरा हाथ ठीक हो सकता है। मुझे एक कोशिश तो करनी ही होगी। डॉक्टर फ्रेडी ने अपने कांपती हुए उंगलियों से गुलाबी मिश्रण को उठाया और अपने हाथों पर डाल दिया। उनकी जली हुई उंगलियों से फिर से धुआं निकलने लगा, पर इस बार उन्हें जलन नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद उनकी उंगलियों की चमड़ी फिर से आने लगी। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मेरा हाथ मेरे शरीर से अलग नहीं दिखेगा। पर डॉक्टर फ्रेडी ने देखा कि उनके दोनों हाथों के नाखून अब किसी चाकू की तरह लंबे, मोटे और नुकीले लग रहे थे। डॉक्टर फ्रेडी अपने नाखूनों को देखकर खुश होने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। मेरा चेहरा ठीक नहीं हुआ तो क्या हो गया? अब ये नाखून ही मेरे सबसे खतरनाक हथियार बनेंगे। अगली रात को एक आदमी रास्ते पर चल रहा था। बहुत रात होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा था। वो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो अंधेरे में कोई खड़ा हुआ दिख रहा था। कौन है? कौन है वहां? अचानक उस आदमी को दो हाथ दिखने लगे जिनके उंगलियों पर बड़े बड़े चाकू जैसे नाखून थे। वो आदमी बहुत डर गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। अगली सुबह पुलिस को उस आदमी की लाश उसी सड़क पर पड़ी हुई मिली। उसका बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था।
पुलिस को जब उसकी लाश मिली तब उसके चेहरे पर 5 होल थे जिससे खून बह रहा था। वो होल किसी नुकीली चीज से बनाए गए थे और उसी से उस आदमी की मौत हुई थी। ऑफिसर कुमार इस मर्डर की जांच कर रहे थे। क्या आसपास कोई मर्डर वेपन मिला या कोई और सुराग? नहीं सर, पूरा एरिया छान मारा, कहीं पर भी कोई वेपन या सुराग नहीं मिला। पुलिस ऑफिसर कुमार को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये हत्या किस हथियार से की गई थी, क्योंकि आसपास कोई भी मर्डर वेपन नहीं था। ऑफिसर कुमार और उनकी टीम ने पूरे 2 दिन तक इन्वेस्टिगेशन की, पर उनके हाथ कुछ भी सबूत नहीं लगा। 2 दिन बाद फिर रात को एक औरत की उसी सड़क पर हत्या की गई। ऑफिसर कुमार और उसकी टीम वहां पर जांच करने के लिए पहुंची। ऑफिसर कुमार ने देखा कि इस औरत के चेहरे पर भी वैसे ही 5 होल थे और उनसे खून बह रहा था। पर इस बार एक बात अजीब और चौंका देने वाली थी। उस औरत के माथे पर जो होल था उसमें कुछ फंसा हुआ था। ऑफिसर कुमार ने वो चीज निकालकर देखी और उस पर से खून साफ करके उसे ध्यान से देखने लगा। आखिर ये चीज है क्या? लगता है इसी नुकीली चीज से इस औरत की हत्या हुई है। सर, ये तो किसी के नाखून की तरह दिख रहा है। पर यह किसी जानवर का नाखून नहीं लगता, ये जरूर किसी इंसान का नाखून है। पर सर, किसी आदमी का नाखून इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वही हमें पता लगाना होगा। ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि ये नाखून बीच से नहीं टूटा बल्कि उंगली से अलग हो गया है। एक काम करो, इसे टेस्टिंग के लिए फॉरेंसिक लैब भेजो और इस पर जो खून है उसका डीएनए वेरीफाई करो। फिर हमारे डेटा में ये किससे मैच करता है वो देखते हैं। एक सुबह जब ऑफिसर कुमार पुलिस स्टेशन में बैठे थे तब हवालदार हाथ में एक फाइल लेकर भागते हुए आया। सर, वो नाखून किसका है वो पता चल गया। कौन है वो? सर, एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर फ्रेडी नाम है उनका। चलो उनके घर। ऑफिसर कुमार और हवालदार स्टेशन से सीधे डॉक्टर फ्रेडी की लैब में पहुंचे। वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लैब पर ताला लगा हुआ था और डॉक्टर फ्रेडी वहां नहीं थे। सर, लगता है उन्हें हमारे आने के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए भाग गए। नहीं, वो भागा नहीं होगा, अगले मर्डर की तैयारी कर रहा होगा और उसका मर्डर पैटर्न ध्यान में रखते हुए मर्डर आज रात को ही होगा। पर कहां? उसी सड़क पर जहां पहले 2 मर्डर हुए थे। पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे सर? हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। हम एक ट्रैप लगाकर उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। किस टाइप का ट्रैप सर? सुनो, आज रात तुम उस सड़क पर खड़े रहोगे। जैसे ही वो डॉक्टर फ्रेडी तुम्हें मारने आएगा मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा, ठीक है? यस सर, पर इससे मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं होगा ना? तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो अब। ऑफिसर कुमार और हवालदार वहां से चले गए। रात हो गई। वो हवालदार प्लान के मुताबिक उस सड़क पर जाकर खड़ा हो गया और ऑफिसर कुमार थोड़ी दूर झाड़ियों में जाकर छिप गया। चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। दूर से सिर्फ जंगली जानवरों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अचानक हवालदार को उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में कोई चलकर उसी की तरफ आ रहा था। जब वो आदमी रोशनी में आया तो हवालदार ने देखा कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर फ्रेडी ही है। डॉक्टर फ्रेडी के भयानक नाखून और बदसूरत चेहरा अंधेरे में और भी खूंखार लग रहे थे। हवालदार थोड़ा डर गया और पीछे पीछे जाने लगा। यहाँ ऑफिसर कुमार ने देखा कि डॉक्टर फ्रेडी वहां आ चुके थे, इसीलिए वो भी हवालदार की तरफ भागा। ऑफिसर कुमार वहां पहुंचे इससे पहले डॉक्टर फ्रेडी ने अपने दोनों हाथों के नाखून हवालदार की छाती में घुसाए और झट से बाहर निकाले। हवालदार की छाती में 9 छेद हो गए
क्योंकि डॉक्टर फ्रेडी का एक नाखून पहले ही टूट चुका था। सारे छेदों से खून बहने लगा और हवालदार नीचे गिर गया। इतने में ऑफिसर कुमार वहां पर पहुंचा और उसने अपनी बंदूक निकालकर डॉक्टर फ्रेडी पर फायर किया। डॉक्टर फ्रेडी को सीने में गोली लगी और वो वहीं नीचे गिरकर मर गया। जैसे ही वो मरा, उसके सारे नाखून उसकी उंगली से अलग होकर नीचे गिर गए। ऑफिसर कुमार वहीं हवालदार के बगल में खड़ा होकर फोन पर एम्बुलेंस वाले को बुला रहा था। वो भी बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में उसने डॉक्टर फ्रेडी जैसा इंसान नहीं देखा था। डॉक्टर फ्रेडी के मरने के बाद आखिरकार मौत का वो भयानक मंजर खत्म हुआ। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सुंदर दिखती हैं, और सुंदर चीजों को हर कोई या तो अपने साथ रखना चाहता है या साथ ले जाना चाहता है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी ही हो? वो बुरी भी हो सकती है। पेशे से शिल्पकार गोविंद उस चमकते पत्थर को एक मनमोहक अप्सरा के रूप में तराशने लगता है। दीवार घड़ी रात के 12 बजने का इशारा दे देती है, मगर समय की परवाह न करते हुए गोविंद अपने काम को पूरा करने में लगा रहता है। करीब 1:45 बजे गोविंद उस पत्थर को खूबसूरत अप्सरा में तराश कर आराम करने चला जाता है। लेकिन कुछ काम पूरा होते ही एक नई कहानी को जन्म दे डालते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अब मैं लोगों की चोटियां काटूंगी, और 100 चोटियां काटते ही मुझे हमेशा हमेशा के लिए मूर्ति वाले शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन गोविंद अपनी बनाई मूर्तियों को बेचने बाजार जा पहुंचा, जिनमें चुड़ैल मूर्ति भी शामिल थी। मूर्ति ले लो मूर्ति, अरे एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मूर्ति ले लो। अरे भैया, ये अप्सरा वाली मूर्ति तो बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत होगी क्यों नहीं, आखिर हम जो बनाए हैं। वैसे इसकी कीमत क्या है? रामू मूर्ति वाले को पैसे दे देता है और मूर्ति लेकर वहां से चला जाता है। मूर्ति लेकर रामू अपने घर पहुंचता है, जहां रामू की पत्नी धनिया दरवाजा खोलती है और उसकी नजर मूर्ति पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है। कहाँ से मिली? बाजार से आ रहा था तो एक मूर्ति वाला दिख गया। उसकी यह मूर्ति मुझे बहुत पसंद आ गई, तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। मैं इसे हॉल में सजा कर रखूंगी, कैसा लगेगा? घर की मालकिन तो तुम ही हो, तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां रखो। धनिया मूर्ति को हॉल में सजाकर रखती है। मूर्ति से भयानक चुड़ैल बनते ही चुड़ैल शिकार की तलाश में बाहर निकलकर मोहल्ले में एक ऐसे घर जा पहुंचती है जिसकी खिड़की खुली थी। अंदर झांकने पर चुड़ैल को लंबी चोटी वाली एक औरत सोती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर चुड़ैल मुस्कुरा उठती है। सुबह होते ही अपनी चोटी कटी देखकर वो औरत पूरा मोहल्ला सर पर उठा लेती है। हाय रे मेरी चोटी, किसी ने मेरी सुंदर लंबी चोटी काट ली। अब मैं
किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। हाय रे मेरी चोटी। जानकी बहन, रो मत, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? शहर की लड़कियों को होता होगा शौक छोटे बालों का, मुझे नहीं है। कितनी मुश्किल से चोटी बढ़ाई थी मैंने। हाय रे मेरी चोटी, हाय रे मेरी चोटी। मूर्ति के चुड़ैल रूप में आते ही वो घर से बाहर जाने ही लगती है कि दूसरे कमरे से आती खर्राटों की आवाज सुनकर चुड़ैल उस कमरे में झांकती है। उसे वहां गहरी नींद में सोया हुआ रामू खर्राटे मारता हुआ दिखाई देता है और उसके बगल में सोई हुई धनिया। इसकी चोटी तो बहुत लंबी और सुंदर है, मैं इसे अभी छोटी कर देती हूँ। ये कमबख्त औरत, ये तो नींद से जाग गई। अब मैं इसकी चोटी कैसे काटूंगी? यहाँ से निकलने में ही भलाई है। चुड़ैल मोहल्ले में शिकार की तलाश में पहुंचती है। जल्द ही उसे उसका शिकार मिल जाता है। अब इस औरत की चोटी भी कितनी लंबी और प्यारी है, इसे काटना तो बनता है। चुड़ैल घर के अंदर चली जाती है और दांतों से पार्वती की चोटी काट लेती है। धनिया बहन, जानकी बहन, मेरी भी चोटी किसी ने रात में काट ली। पता नहीं मेरी चोटी को किसकी बुरी नजर लगी जो कट गई। अब ससुराल वाले मुझे बिना बाल के देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हे भगवान, मैं तो उन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। कैसे मुंह दिखाऊंगी सबको? पहले जानकी बहन और अब पार्वती बहन की चोटी किसी ने काट ली। पता नहीं कौन कर रहा है ये सब। लेकिन सवाल तो ये है कि चोटी काट कर ले जाने वाला आखिर चोटी का करेगा क्या? पूरे मोहल्ले में एक तुम ही बची हो जिसकी चोटी अभी तक सलामत है। आप टेंशन मत लीजिए, मेरी चोटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। रात में जहां एक और धनिया गहरी नींद में सो रही थी, वहीं रामू की आंखों में नींद की जगह एक गहरी सोच ने अपनी जगह बना रखी थी। मोहल्ले की सारी महिलाओं की चोटी कट गई, लेकिन धनिया की चोटी अब तक नहीं कटी। कहीं धनिया ही तो चोटी चोर नहीं? नहीं नहीं, मेरी धनिया ऐसा नहीं कर सकती। शक के बादल रामू के मन में उमड़ घुमड़ कर ही रहे थे कि तभी धनिया के शरीर में हरकत होने पर रामू अपनी आंखें बंद करता हुआ सोने का नाटक करता है। धनिया कैंची लेकर, मतलब महिलाओं की चोटी काटने वाली मेरी धनिया ही है। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है? हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी धनिया इंसान नहीं चुड़ैल है। रामू के घर से चुड़ैल को निकलते हुए जानकी भी देख लेती है। अपनी चोटी कट जाने के बाद से ही जानकी में रोष था, लेकिन जब गांव में और भी महिलाओं की चोटी कटने लगी तो उसने चोटी चोर को पकड़ने की ठान ली थी। चुड़ैल के नजर आते ही उसकी मेहनत सफल होती दिखाई देने लगती है। आज मैं एक नहीं, कम से कम 10 चोटियां काट के लाऊंगी।
अच्छा, तो हम सबकी चोटी काटने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है। लेकिन ये तो धनिया के घर से आई है। ओ राम जी, इसका मतलब धनिया बहन चुड़ैल है। तभी कहूँ मोहल्ले की सारी महिलाओं की चोटी कट गई, पर इस धनिया की चोटी क्यों नहीं कटी अभी तक। अगले दिन रामू काम खत्म कर शाम को घर लौट रहा होता है कि तभी रास्ते में हैरान परेशान जानकी उसे मिलती है और रात वाली बात रामू को बताती है। धनिया चुड़ैल है ये मुझे भी पता चला है जानकी बहन, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं शमशान वाले बाबा से ये माला ले आया हूं। इसे पहनते ही धनिया एकदम ठीक हो जाएगी। रामू की बात सुनकर जानकी की चिंता कम हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है। जल्द ही सूरज देवता अस्त हो जाते हैं और चारों ओर रात का अंधेरा गिर जाता है। धनिया और रामू अपने घर में सो रहे होते हैं, मगर आधी रात होते ही रामू उठ खड़ा होता है और तकिए के नीचे रखी माला निकालकर धीरे से उसे धनिया के गले में डाल देता है। हे शमशान के बाबा, अब आप ही रक्षा करें। हे भगवान, तुम मूर्ति नहीं एक चुड़ैल हो। बिल्कुल सही पहचाना। इसका मतलब तुम ही वो चुड़ैल हो जो सबकी चोटी काटती है। हाँ, मैं ही हूँ वो चुड़ैल जो सबकी चोटी काटती है। लेकिन अब तुम मेरी सच्चाई जान गए हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगी। धनिया, बचाओ बचाओ मुझे धनिया, इस चुड़ैल से हमको बचाओ। अब बचाओ धनिया, बचाओ हमें। धनिया धनिया बचाओ मुझे, ये चुड़ैल मार डालेगी मुझे। बचाओ। छोड़ मेरे पति को, चुड़ैल कहीं की, छोड़ मेरे पति को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की? छोड़ उन्हें। ये चुड़ैल यहाँ कैसे आई? और मेरे गले में ये माला कहाँ से आई? धनिया, मैं जो अप्सरा वाली मूर्ति लाया था, ये उसी मूर्ति की चुड़ैल है और यही चुड़ैल सबकी चोटियां काट रही है। और ये जो माला तुम्हारे गले में है, ये मैंने ही तुम्हारे गले में डाली थी। मुझे लग रहा था कि चोटी काटने वाली चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि तुम हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ धनिया, मैं सच कह रहा हूँ। कल रात मैंने तुम्हें कैंची लेकर कमरे से जाते हुए देखा था, तो मुझे लगा कि चोटी काटने वाली चुड़ैल चोर तुम ही हो। लेकिन इसके सामने आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पर मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ धनिया। छोड़िए भी, गलती तो किसी से भी हो जाती है ना, लेकिन इसका क्या करना है ये सोचिए पहले। चुड़ैल लगातार दरवाजा पीटे जा रही थी। रामू और धनिया दरवाजे पर पहरा देते हुए वहीं बैठे बैठे कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह सूरज ने जैसे ही आंखें खोली, रामू और धनिया भी जाग उठे, लेकिन कमरे से कोई आवाज न आते हुए देखकर जिज्ञासावश रामू और धनिया ने दरवाजा खोला तो सामने खिड़की से सूरज की रोशनी में चुड़ैल वापस मूर्ति बन रही थी। रामू और धनिया को समझते देर ना लगी कि अब क्या करने में भलाई है। वो तुरंत दौड़े और उन्होंने मूर्ति को उठाकर जमीन पर पटक दिया। मूर्ति टूटकर बिखर गई। हम जीत गए धनिया। बहुत बढ़िया।
ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कब कौन सा रहस्य हमें हैरान और परेशान कर दे, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए सोच समझकर ही किसी भी चीज को अपने घर में लाइए। रामू और धनिया की किस्मत अच्छी थी कि वो मूर्ति की चुड़ैल से बच गए। शायद आपकी किस्मत इतनी अच्छी ना भी हो।